हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे बीजेटी बाइसिंग की, और बाइसिंग के शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हम उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम टाइम के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसा कि हमने बीजेटी के अंदर भी किया भी था। और आई होप आप लोगों ने वो अपने नोट्स में लिख भी लिया होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिला होगा। क्वेश्चंस भी इनके हम करेंगे, आने वाले सेक्शंस के अंदर हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। एक बार ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हम निकाल लें तो बात कर लेते हैं बीजेटी बाइसिंग की। तो हमने जो बात की थी ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर बीजेटी ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात की हमने की थी। हमने उसमें ये देखा था कि जो ट्रांजिस्टर है उसका मेन एप्लीकेशन होता है एम्पलीफिकेशन का, यानी कि जो वीक सिग्नल है उसको वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जब वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो वहां पर दो वर्ड्स आते हैं। एक वर्ड आता है फेथफुल एम्पलीफिकेशन और एक वर्ड आता है अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो दो चीज़ें होती हैं जब एम्पलीफिकेशन होता है। तो एम्पलीफिकेशन में दो तरह के हमारे पास एम्पलीफिकेशन होते हैं। एक होता है फेथफुल एम्पलीफिकेशन, फेथफुल, और एक होता है कौन सा, अनफेथफुल। एक होता है फेथफुल और एक होता है अनफेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है कि जो सिग्नल आ रहा है उसका जो वीक सिग्नल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो विदाउट चेंजिंग द शेप, है ना। मैग्नीट्यूड चेंजेस विदाउट चेंजिंग द शेप, मैग्नीट्यूड चेंज विदाउट चेंजिंग द शेप, विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द सिग्नल, चेंजिंग द शेप ऑफ द सिग्नल। तो अगर ऐसा एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और जो शेप है वो भी चेंज हो रही है ना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज शेप ऑफ सिग्नल चेंजेस, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, हम बोलते हैं उसको अनफेथफुल। हमें कौन सा चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है फेथफुल एम्पलीकेशन। तो वी रिक्वायर्ड फेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो हमें कौन सा एम्पलीफिकेशन चाहिए, फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, हमें कौन सा एम्पलीफिकेशन चाहिए होता है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए होता है। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन को अचीव करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स कौन सी आती है, जैसे कि अगर मैं कोई एसी सिग्नल यूज़ कर रहा हूँ, तो एसी सिग्नल को जब मैं ट्रांसफार्मर के साथ यूज़ कर रहा हूँ या जब मैंने उसको ट्रांजिस्टर के साथ लगाया हुआ है, सॉरी, तो ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन बने हुए हैं। तो जब बैटरी की पोलैरिटी चेंज होगी, पोलैरिटी चेंज है यानी कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो उस केस में तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, सिग्नल का पॉजिटिव टर्मिनल है, वो जो ट्रांजिस्टर के पी साइड से कनेक्टेड है। अगर मैं पीएनपी की बात कर रहा हूँ तो उस केस में तो जो फॉरवर्ड बाइसिंग सर्किट है, दो सर्किट होंगे, एक फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग सर्किट जो है उसमें से करंट का फ्लो होगा, यानी कि वो कंडक्ट करेगा और आउटपुट पर हमें कलेक्टर करंट मिलेगी। परंतु जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो बैटरी जो है, एसी सिग्नल जो है उसकी पोलैरिटी चेंज होगी, तो अब ये रिवर्स बाइसिंग की तरह एक्ट करेगा। रिवर्स बाइसिंग की तरह एक्ट करेगा तो अब ये कंडक्ट नहीं करेगा तो अब इसको करंट नहीं आएगी हमें आउटपुट पे, यानी कि आउटपुट पर जीरो हो जाएगा। और यानी कि शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पर हमें तो हर हाल में क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक डीसी बैटरी लगा देते हैं। वो डीसी बैटरी क्या करती है, जब सिग्नल नेगेटिव हाफ में जाता है, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल जब होती है, तो ट्रांजिस्टर को जो सप्लाई है वो कहाँ से मिलती है, डीसी बैटरी से मिलती है। डीसी बैटरी से मिलती है तो उस केस में भी हमें जो आउटपुट है यानी कि कलेक्टर करंट है वो मिलती रहती है। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन अचीव करने के लिए हमें तीन चीज़ें करनी होती है। एक होता है प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट, एक होता है मिनिमम प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज, और एक होता है मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, है ना। तो टू एंश्योर फेथफुल एम्पलीफिकेशन, प्रॉपर फेथफुल एम्पलीफिकेशन, प्रॉपर फेथफुल एम्पलीफिकेशन, फेथफुल एम्पलीफिकेशन, हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है। एम्पलीफिकेशन, पहला प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट,
प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट, जीरो सिग्नल करंट। दूसरा दूसरा क्या हो गया, मिनिमम प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज। ठीक है, मिनिमम प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज, बेस एमिटर वोल्टेज, प्रॉपर मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज, जिसको हम किससे लिखेंगे, बीई से लिखेंगे। और थर्ड, मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, जिसको हम किससे लिखेंगे, VCE से लिखेंगे। अब जो जीरो सिग्नल करंट है वो क्या होता है, जीरो सिग्नल करंट वो है जब सिग्नल नहीं है, माने कि नेगेटिव हाफ साइकिल है, उस केस में भी यदि हमें आउटपुट पर कलेक्टर करंट मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट। प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट, प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आउटपुट कलेक्टर करंट, आउटपुट कलेक्टर करंट विदाउट सिग्नल का मतलब AC सिग्नल, विदाउट सिग्नल इज कॉल्ड जीरो सिग्नल करंट, इज कॉल्ड प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि जीरो सिग्नल करंट क्या है, तो जीरो सिग्नल करंट है कि जब सिग्नल नहीं है, यानी कि AC सिग्नल नहीं है, उस केस में भी जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं, आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, जीरो सिग्नल करंट कहते हैं। ठीक है, और ये अचीव करने के लिए हम एक DC बैटरी का यूज़ करते हैं, ये अचीव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, DC बैटरी का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट की वैल्यू है वो एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए मैक्सिमम कलेक्टर करंट के। ठीक है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए मैक्सिमम कलेक्टर करंट के, ड्यू टू सिग्नल अलोन। सिर्फ सिग्नल की वजह से जो मैक्सिमम करंट आ रही है, कलेक्टर करंट, उसकी लग के कम से कम बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा। तो नोट लगा के मैं लिख रहा हूं, यहां पर फॉर प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट मिनिमम वैल्यू ऑफ जीरो सिग्नल करंट, minimum value of zero signal current should be equal to or greater than maximum collector current due to signal alone, सिग्नल की वजह से जो मैक्सिमम कलेक्टर करंट आ रही है उसके कम से कम बराबर ये वैल्यू होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरे और तीसरे पॉइंट क्या थे हमारे, कि मिनिमम वोल्टेज हो, एक था बेस एमिटर वोल्टेज और एक कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। तो मिनिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो, अगर आप जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 0.5, और अगर आप सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 1 वोल्ट कम से कम वैल्यू होनी चाहिए। अगर VCE की वैल्यू इस वोल्टेज से लो चली गई, ठीक है, इस वोल्टेज से क्या चली गई, लो चली गई, तो जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो प्रॉपरली बायस्ड नहीं होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो प्रॉपरली बायस्ड नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट मैं जो लिख रहा हूं यहां पर, मिनिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, मिनिमम कलेक्टर एमिटर VCE वोल्टेज। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी हम लिख देते हैं कि VCE की जो वैल्यू है
कम से कम हो या उसके ज़्यादा हो 0.5 फॉर जीई ट्रांजिस्टर और VCE की वैल्यू ज़्यादा हो या बराबर हो किसके 1 के फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए वैल्यू आपको लेनी है क्वेश्चन के अंदर 1 और जर्मेनियम के लिए 0.5 अगर आपको वैल्यू गिवन नहीं है। और VCE की वैल्यू यदि इनसे लो जाती है तो जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो प्रॉपरली जो बायस्ड है नहीं होगा, प्रॉपरली रिवर्स बायस नहीं होगा। प्रॉपरली रिवर्स बायस नहीं होगा तो कलेक्टर करंट का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इफ VCE is low then the above values then collector base junction is not properly reverse bias तो कलेक्टर बेस जंक्शन प्रॉपरली रिवर्स बायस नहीं होगा, नॉट प्रॉपरली रिवर्स बायस। ठीक, उसके बाद ट्रांजिस्टर के जो हमने करैक्टरिस्टिक कर्व की बात की थी उसमें हमने बात की थी एक इनपुट करैक्टरिस्टिक कर्व बनता है, एक आउटपुट, और एक और होता है ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक कर्व। इनपुट करैक्टरिस्टिक कर्व जो बनता है वो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में बनता है। आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व जो बनता है आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में बनता है। इसी तरह से ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक कर्व जो बनता है वो आउटपुट करंट और इनपुट करंट के बीच में बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक कर्व, ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक कर्व की अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक कर्व तीन तरह के हम बना रहे हैं। एक बना रहे हैं हम इनपुट कर्व, एक हम बना रहे हैं आउटपुट कर्व और एक हम बना रहे हैं ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक कर्व। तो इनपुट कर्व जो बन रहा है वो किस किस में बन रहा है, इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज। आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व जो बन रहा है वो बन रहा है आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। और जो ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक कर्व बन रहा है वो बन रहा है आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट। ठीक है, ये किस किस के बीच में बनता है, आउटपुट करंट और इनपुट करंट में। और ये हमने देखे भी है किसके लिए, ट्रांजिस्टर के लिए देखे भी है। फिर एक आता है इसमें लोड लाइन एनालिसिस। ठीक है, एक आता है इसके अंदर लोड लाइन एनालिसिस हम क्यों करते हैं, ये हम करते हैं क्यू पॉइंट निकालने के लिए। क्यू पॉइंट यानी कि क्वेश्चन पॉइंट जिसके अबाउट ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकलते हैं किसके, ट्रांजिस्टर के, है ना। दो वैल्यू निकलती है, एक VCE की वैल्यू निकलती है, एक IC की वैल्यू निकलती है जब हम कॉमन एमिटर जो ट्रांजिस्टर है उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं किसके लिए बात करूं, कॉमन एमिटर के लिए, तो मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूं इसको, फॉर कॉमन एमिटर फॉर CE ट्रांजिस्टर CE ट्रांजिस्टर के लिए हम बात करें तो ये जो कर्व है ये इस तरह से बनता है। यहाँ y एक्सिस पर आ जाता है IC और x एक्सिस पर हम ले लेते हैं VCE को। हमने जो इसका आउटपुट कर्व बनाया था वो कुछ इस तरह का बना था, आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व कुछ इस तरह का बना था। ये जो DC लोड लाइन का कर्व है ये किसके ऊपर बनेगा, या आउटपुट के ऊपर ही बनेगा। फिर यहां से एक DC लोड लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दी। यहां पर मान लो हमें कहीं पॉइंट मिल गया तो इस पॉइंट को हम कहते हैं क्यू पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्यू पॉइंट कहते हैं, क्यू पॉइंट। इस पॉइंट से रिलेटेड दो वैल्यू हमें मिलती है, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये मिलती है। तो इसको मैंने लिखा IC और इसको लिखा मैंने VCE। तो ये जो वैल्यू है इस क्यू पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्यूशेंट पॉइंट और
क्यू पॉइंट और ऑपरेशन पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट सॉरी, और इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट, ये हम नाम देते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पर सैचुरेशन कर्व करके एक बनता है सैचुरेशन। यहाँ पर मैं अगर इसकी हैचिंग कर दूँ, इसकी मैं हैचिंग कर दूँ, एक मिनट वो दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसकी मैं हैचिंग कर देता हूँ यहाँ पर, ये ऐसे मैंने हैचिंग कर दी यहाँ पर, और ये ऐसे मैं हैचिंग कर देता हूँ यहाँ पर, ये हैचिंग कर दी मैंने यहाँ पर, और ये हैचिंग कर दी ये वाली। तो ये वाला जो जोन है इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन जोन। ये वाला जो जोन है इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन जोन, सैचुरेशन जोन। और ये वाला जो जोन है इसको हम क्या कहते हैं, कट ऑफ जोन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूँ, इसको हम कहते हैं कट ऑफ जोन। और ट्रांजिस्टर जो इसके बीच वाला जो रीजन है इसके अंदर काम करता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव रीजन, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर काम करता है। सैचुरेशन और कट ऑफ के लिए किसकी तरह काम करता है, स्विचिंग की तरह काम करता है ना। सैचुरेशन जोन जब होता है, सैचुरेशन जोन पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। सैचुरेशन जोन के अंदर दोनों कॉमन, सैचुरेशन जोन के अंदर कलेक्टर एमिटर सॉरी सीबी और ईबी। तो ईबी जो जंक्शन है वो भी किस में रहता है, फॉरवर्ड बायसिंग में, यानी कि ऑन। और जो सीबी जंक्शन है वो भी क्या रहता है, ऑन रहता है सैचुरेशन में। और अगर मैं बात करूं कट ऑफ जोन की, कट ऑफ जोन की, तो कट ऑफ जोन के अंदर ई बी जो है वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा यानी कि रिवर्स बायस, और सी बी जो है वो भी क्या रहेगा, ऑफ यानी कि रिवर्स बायस। ये कट ऑफ जोन है। यहां पर इन दोनों में किसकी तरह काम करता है, स्विचिंग सर्किट की तरह काम करता है, स्विचिंग सर्किट। सैचुरेशन जोन जो है वो क्या काम करेगा, ऑन, और कट ऑफ जोन जो है वो क्या काम करेगा, वो ऑफ का काम करेगा। कट ऑफ किसका काम करेगा, ऑन का काम करेगा। फिर आता है बीच में एक्टिव। एक्टिव जोन जो है उसमें ई बी जो है वो क्या होगा, ऑन होगा यानी कि फॉरवर्ड बायस, और जो सी बी होगा वो क्या होगा, ऑफ होगा यानी कि रिवर्स बायस। सी बी जो होगा वो क्या होगा, रिवर्स बायस। और यदि आप ई बी को ऑफ कर देते हो रिवर्स बायस, और सी बी को फॉरवर्ड बायस कर देते हो, तो इसको हम बोलेंगे इनवर्स एक्टिव जोन। ठीक है, जो अटेन्यूएशन के लिए काम आता है, जहां पर जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगी आपको, एक यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आईसी की, यहाँ पर आईसी की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर आपको वीसी की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसको बोलेंगे वीसीसी। सबसे पहले ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, वीसीई, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो वीसीई इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। इस लाइन की जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वीसीई इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। ये इक्वेशन लिखिए, माइनस आईसीआरसी, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब यहां इस पॉइंट पर जब मैं वीसीई की वैल्यू 0 कर दूं, तो एट वीसीई इक्वल्स टू 0, एट वीसी इक्वल्स टू 0, तो यहां हमें आईसी की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, वीसीसी अपॉन आरसी। और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई किसकी, कलेक्टर करंट की। और ये कब मिल रही है, जब जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है उसको 0 कर रखा है आपने। इसी तरह से एट आईसी इक्वल्स टू 0, आईसी इक्वल्स टू 0 पर वीसीई किसके बराबर हो गया, वीसीसी के बराबर हो गया। और ये वीसीसी जो है ये हमारी कौन सी वोल्टेज हो गई, कलेक्टर वोल्टेज हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये इक्वेशन है वीसीई इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी, हालांकि ये इक्वेशन बन कैसे रही है, इस इक्वेशन को यहाँ से आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, आईसीआरसी इसको ट्रांसपोज कर दो और ये बनेगा क्या, वीसीसी माइनस वीसीई, या इसको बराबर के उधर ले जाओ, तो प्लस करके भी आप बना सकते हो, और आरसी से डिवाइड कर दो तो वैसे भी इस इक्वेशन को लिख सकते हो। याद रख लेना इस इक्वेशन को, वीसीई इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। तो यहां से हमें एक पॉइंट मिल रहा है, जिस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्यू पॉइंट या क्यूशेंट पॉइंट। तो अगर हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए ये जो क्यू पॉइंट है ये मिडिल में होता है, और यदि ये शिफ्ट होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये शिफ्ट होता है ना, तो फिर जो एम्प्लीकेशन जो हमारे पास एम्प्लीफिकेशन आ रहा है वो अनफेथफुल हो जाता है।
तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, दो मेथड यूज करते हैं, एक होता है कंपनसेशन और एक होता है ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग हम लोगों को पढ़ना होता है। तो टू अचीव फेथफुल एम्पलीफिकेशन, तो फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन फेथफुल एम्पलीफिकेशन फेथफुल एम्पलीफिकेशन जो आइडियल कंडीशन है वो क्या होती है, आइडियल कंडीशन जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ होता है, मिडिल में होता है। क्यू पॉइंट इज इन मिडिल, मिडिल ऑफ द कर्व, मिडल ऑफ कर्व। ठीक, यदि ये शिफ्ट करता है, इफ इट शिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, यदि ये शिफ्ट करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उस केस में क्या हो जाता है, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन हो जाता है, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन होता है। तो उस केस में अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए, आइडियल कंडीशन के लिए। तो फिर इस चीज से बचने के लिए, यानी कि क्यू पॉइंट को इंडिपेंडेंट करने के लिए, किससे, ये जो पैरामीटर्स है, कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे, तीन पैरामीटर्स आएंगे। एक आएगा टेम्परेचर चेंज यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी, एक आएगा जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर होता है यानी कि बीटा वैल्यू जो चेंज होती है उसकी वो, है ना, तो ये, और एक आएगा वोल्टेज। तीन पैरामीटर आएंगे। तो इन तीन पैरामीटर से इंडिपेंडेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं। ठीक, यानी कि प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट को अचीव करने के लिए, मेंटेनेंस प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं। ठीक, तो ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या हो गया, ट्रांजिस्टर बायसिंग ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए एक मेथड हो गया। तो टू अचीव जीरो सिग्नल करंट, जीरो सिग्नल करंट and to maintain proper collector emitter voltage, proper collector emitter voltage, we use ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग। अब ये जो ट्रांजिस्टर बायसिंग है ये चार तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होता है फिक्स्ड बायस्ड मेथड, फिक्स्ड रजिस्टर बायसिंग, फिर होता है कलेक्टर रजिस्टर बायसिंग, कलेक्टर रजिस्टर बायसिंग, फिर होता है एमीटर रजिस्टर बायसिंग, एमीटर रजिस्टर बायसिंग, और फोर्थ आता है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर मेथड, वोल्टेज डिवाइडर मेथड। फोर्थ कौन सा आता है, वोल्टेज डिवाइडर मेथड। तो ये चार तरह की बायसिंग हम करते हैं। अब बायसिंग को आगे मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें क्यू पॉइंट जो है उसको अपनी जगह पर रखना है, क्यूसेंट पॉइंट जो है उसको अपनी जगह पर रखना है, और क्यूसेंट पॉइंट को हमें इंडिपेंडेंट करना है तीन चीज़ों से, एक जो बीटा पैरामीटर है उससे, और एक उसके अलावा थर्मल जो रनअवे। थर्मल रनअवे का मतलब क्या होता है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो ट्रांजिस्टर है वो जलने की कंडीशन में पहुंच जाएगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, थर्मल रनअवे कहते हैं। ठीक है, थर्मल रनअवे कहते हैं उसको। ठीक, तो स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होगा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब क्यू पॉइंट को इंडिपेंडेंट करना, किससे, टेम्परेचर चेंज से। ठीक है, उसके अलावा जो अदर ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स है, ट्रांजिस्टर पैरामीटर कौन कौन से हो गए, एक हो गया बीटा पैरामीटर और एक हो गया थर्मल रनअवे। तो स्टेबलाइजेशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्टेबलाइजेशन क्या होता है। स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्यू पॉइंट independent of temperature change
टेम्परेचर चेंज एंड अदर ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, अदर ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, अदर ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। अदर ट्रांजिस्टर पैरामीटर कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया बीटा वैल्यू और एक कौन हो गया? थर्मल रनअवे, थर्मल रनअवे। टेम्परेचर से सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट जिसकी चीज़ के ऊपर पड़ता है वो होती है कलेक्टर करंट। जैसे ही टेम्परेचर चेंज करेंगे हम, तो जो कलेक्टर करंट है वो चेंज होगी। कलेक्टर करंट कैसे चेंज होगी? क्योंकि लीकेज करंट चेंज हो जाएगी। यानी कि यदि मैं टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज करता हूँ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज करता हूँ, तो जो कलेक्टर लीकेज करंट है वो जस्ट डबल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जस्ट डबल टाइम इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो बेस एमिटर वोल्टेज है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो मैं यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ, नोट लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेंज ऑफ या इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ 10, राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड make doubles the collector leakage current, कलेक्टर लीकेज करंट। और लीकेज करंट बढ़ेगी तो जो कलेक्टर करंट है वो चेंज होगी, जिससे जो क्यू पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature VBE decreases, increase in temperature VBE decreases। टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो VBE की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब स्टेबिलिटी को शो करने के लिए हम एक फैक्टर यूज करते हैं जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है? कलेक्टर करंट में चेंज अपॉन कलेक्टर लीकेज करंट में चेंज। ठीक है, लीकेज कलेक्टर करंट में चेंज अपॉन कलेक्टर लीकेज जो करंट है उसमें चेंज, उसका जो रेशो है उसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर को हम शो करते हैं किससे? एस से। तो एस बराबर होता है DIC अपॉन DICO, चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन कलेक्टर लीकेज करंट, चेंज इन कलेक्टर लीकेज करंट, चेंज इन कलेक्टर लीकेज करंट। कलेक्टर की करंट और कलेक्टर लीकेज करंट में चेंज को हम स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। और इसकी 3 वैल्यू होती है। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है हम ये वाली यूज़ करते हैं। और जब हम ये लिखते हैं कलेक्टर करंट में चेंज अपॉन लीकेज करंट में चेंज, तो इसमें हमने बेस करंट को और बीटा पैरामीटर को कांस्टेंट किया होता है। तो यहां पर मैं लिख भी दूंगा। तो कांस्टेंट इसमें कौन होता है? कांस्टेंट होता है IB एंड बीटा। ये दोनों क्या करे होते हैं? कांस्टेंट करे होते हैं। इसके लिए इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकालनी होती है, हमें वो याद रखना आप। स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम इसके निकालते हैं वो आती है S = बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू आती है स्टेबिलिटी फैक्टर की 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। DIB का मतलब है बेस करंट में चेंज और DIC मतलब है कलेक्टर करंट में चेंज। S की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, इफ S is high then stability of ट्रांजिस्टर लो। तो ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको S यानी कि स्टेबिलिटी फैक्टर जो है उसकी वैल्यू कम रखनी होगी। हम 4 तरह के ट्रांजिस्टर जो पढ़ते हैं बाइसिंग, उनमें चारों में अलग अलग जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो निकलता है। उसको याद कैसे रखना है वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेस रजिस्टर मेथड। कौन सा पढ़ते हैं? बेस रजिस्टर। तो बेस रजिस्टर और फिक्स्ड रजिस्टर और फिक्स्ड रजिस्टर के अंदर, इसके अंदर जो
एस है, एस की वैल्यू होती है बीटा प्लस वन, एस की वैल्यू बीटा प्लस वन होती है, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो इसके अंदर आता है, हाईएस्ट स्टेबिलिटी फैक्टर। तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी है, तो मैंने आपको कहा कि स्टेबिलिटी फैक्टर जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे लो होगी, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, लोएस्ट स्टेबिलिटी। लोएस्ट स्टेबिलिटी इसकी होती है, तो हम इसको यूज़ में नहीं लेते हैं, है ना। वी वी डू नॉट टेक इन यूज, तो हम इसको यूज में नहीं लेते हैं, किसको, बेस रजिस्टर को और फिक्स्ड रजिस्टर को। दूसरा हमने जो देखा था वो कौन सा था, एमिटर बायस या कलेक्टर बायस को मैं पहले लिख लेता हूं। तो दूसरा हमारे पास कौन सा था, कलेक्टर बायस। दूसरा था हमारे पास कलेक्टर बायस। तो कलेक्टर बायस के अंदर देखो याद कैसे करना है, एस की वैल्यू बीटा प्लस वन ऊपर लिखना ही लिखना है, यहां पर आएगा वन प्लस बीटा, क्या आएगा, वन प्लस बीटा। अब यहां पर लिखा हुआ है कलेक्टर, क्या लिखा हुआ है कलेक्टर, तो यहां पर लिख दिया आपने आरबी, यहां पर क्या लिख दिया, आरबी। अब यहां पर आपने आरबी लिखा है तो आरसी, सॉरी, जहां जो कलेक्टर लिखा है ना, तो यहां पर क्या लिखोगे, आरसी लिखोगे। तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, आरसी। यहां आरसी लिखा है तो यहां पे किससे चालू होगा, आरसी से चालू होगा, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, आरबी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कलेक्टर बायस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर बायस हो जाएगा, ये हो जाएगा कलेक्टर बायस। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है एमीटर बायस, थर्ड नंबर पे होता है एमीटर बायस। एमीटर बायस के लिए जो स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला बनेगा वो होगा एस इक्वल्स टू बीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस बीटा। अभी यहां पर क्या लिखा है, एमीटर, तो यहां जैसे कलेक्टर लिखा था तो यहां पर कलेक्टर आ गया, यहां एमीटर लिखा है तो यहां आ जाएगा एमीटर। फिर यहां पर क्या लिखा जाएगा, एमीटर, जो ऊपर लिखा है उसी से चालू होगा। तो यहां एमीटर लिखा है तो यहां पर आर ई, तो यहां पर आर ई प्लस आर बी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया स्टेबिलिटी का, ये हो गया किसके लिए, एमीटर बायस के लिए। फिर आता है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बायस, फिर आता है हमारे पास कौन सा, वोल्टेज डिवाइडर बायस। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस के अंदर जो स्टेबिलिटी का फॉर्मूला है वो क्या लिखा जाएगा, बीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस बीटा। अब यहां पर किससे लिखना है, आर ई से लिखना है, और आर ई प्लस आर टी एच, आर ई प्लस आर टी एच। आर टी एच का मतलब हो गया थेवेनिन रेजिस्टेंस, हम यूज करते हैं किसमें, जब हम वोल्टेज डिवाइडर की बात करते हैं। तो ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आर टी एच की वैल्यू हम निकालते हैं आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, है ना। ये आगे जब क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो वहां पर बताऊंगा। अब स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू के हिसाब से देखें तो स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर को अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा आएगा, फिक्स्ड बायस यानी कि रजिस्टर बायस। फिर आएगा कौन सा, कलेक्टर बायस। फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा एमीटर बायस। और फिर आएगा कौन सा, वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर। और अगर हम ये देखें कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो स्टेबिलिटी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर अलग है, स्टेबिलिटी अलग है। तो स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, फिक्स्ड बायस की होगी। फिर किसकी होगी, कलेक्टर बायस की स्टेबिलिटी होगी। फिर किसकी होगी, एमीटर बायस की होगी। और फिर किसकी होगी, वोल्टेज डिवाइडर की होगी। फिर किसकी होगी, वोल्टेज डिवाइडर की होगी। तो ये क्या हो गई, स्टेबिलिटी हो गई। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जिसका सबसे ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, और स्टेबिलिटी फैक्टर जिसका सबसे कम है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब जो मैंने ये आपको चारों ट्रांजिस्टर बायसिंग के वो बताए, इनके अब मैं डायग्राम आपको बना के बता रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेस रजिस्टर मेथड की, तो बेस रजिस्टर मेथड, बेस रजिस्टर मेथड, तो इसका डायग्राम सबसे पहले हम बनाएंगे। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये एक लाइन बनाई मैंने, और फिर यहां से ऐसे शो किया,
यहाँ से इस तरह से लगभग सारे एक तरह के डायग्राम बनेंगे, ठीक है, डायग्राम सारे एक जैसे ही रहेंगे लगभग। यहाँ पर लगा देते हैं हम रजिस्टर, ये हो गया आर बी, और यहाँ हो जाएगा आर सी, और अब इनको हम नाम दे देते हैं, एक मिनट, हाँ, ये हो जाएगा आर बी, यहाँ हो जाएगा आर सी, यहाँ से करंट आ रही है आई सी, ये करंट आ रही है आई सी, ये हो जाएगा एमीटर, जिस साइड एरो जाएगा मैंने आपको बताया था वो हो जाएगा एमीटर, ठीक, और ये एमीटर हो गया, ये करंट हो जाएगी आई बी, ये कौन सी करंट हो जाएगी आई बी, यहाँ का जो वोल्टेज है वो कौन सा हो जाएगा वी बी, ये वाला जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, ये कौन सा हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा वी बी ई, और ये जो पूरा वोल्टेज है ये कौन सा वोल्टेज हो जाएगा वी सी ई, ठीक है, ये वोल्टेज हो जाएगा पूरा यहाँ से और यहाँ तक का वोल्टेज, ये कौन सा हो जाएगा वी सी ई, ये जो करंट है ये कौन सी हो जाएगी अमीटर करंट, यहाँ पर जो वोल्टेज आ जाएगा वो आ जाएगा बी सी सी, तो यहाँ पर बी सी सी है तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना रहेगा बी सी सी रहेगा, ये मेरे हिसाब से अंडरस्टूड होगा। आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है बेस रजिस्टर की वैल्यू निकालनी होती है आरबी की, तो आरबी की वैल्यू कैसे निकालोगे, वी सी सी में से आप माइनस करोगे किसको, वी सी ई को, रजिस्टर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, तो कैसे निकालोगे, वी सी ई, इस लाइन को पकड़ लो, तो इस लाइन को पकड़ोगे तो यहाँ पर इस लाइन को ले लो, ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन को लेके चलो, इसको पाथ बना लो इसको, और यहाँ तक आ जाओ, तो इस लाइन के लिए आप इक्वेशन लिखोगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, तो क्या लिखोगे, वी सी सी माइनस आई बी आर बी, वी सी सी माइनस आई बी आर बी, और यहाँ पर जो ड्रॉप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वी बी ई का आ रहा है, बेस एमीटर वोल्टेज, और इक्वल्स टू 0 कर दिया आपने, तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आप निकाल लोगे, यही आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ से आर बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी बी सी सी माइनस वी बी ई अपॉन कितना हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, अपॉन आई बी, इफ वी बी ई इज इक्वल्स टू 0 ले रहे हो तो आर बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, बी सी सी अपॉन आई बी, तो ये कौन सा मेथड होता है, ये होता है बेस रजिस्टर मेथड। डायग्राम लगभग सारे एक जैसे से आएंगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा इसके अंदर। दूसरा जो होगा वो होगा कौन सा, दूसरा होगा कलेक्टर बेस, कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर, कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर, दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर, फीडबैक रजिस्टर। तो इसमें क्या चेंज होगा, देखो इसमें जो चेंज होगा वो ये चेंज होगा कि यहाँ मैंने वीसी बनाया, यहाँ मैं लगा रहा हूँ रजिस्टर, इसको नीचे लेके गया मैं और यहाँ से ये बना दिया, ठीक, ये बन गया। अब यहाँ से ये इस तरह से यहाँ से कट ले लिया एक, और यहाँ लगा दिया एक रजिस्टर, यहाँ लगा दिया रजिस्टर जिसको हम बोल रहे हैं आरबी, समझ गए क्या डिफरेंस आया, और यहाँ क्या हो गया आरसी। अब यहाँ पर करंट कौन सी निकल गई, आईसी करंट निकल गई, यहाँ पर जो करंट निकली वो कौन सी निकली, आईबी, और यहाँ जो करंट आ रही है वो कौन सी आ रही है, आईसी प्लस आईबी, और यहाँ वोल्टेज कितना है, वीसीसी वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, वीसीसी है, वही आईबी करंट जा रही है, वही आईई करंट जा रही है, बाकी सारी कहानियाँ क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर करंट कितनी जा रही है, आईई, और यहाँ करंट कितनी आ रही है, यहाँ करंट आ रही है आईई, आईसी, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो ही गया, और ये हो गया बेस, तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज, ये कौन सा हो गया, VBE हो गया, यानी कि ये पूरा नीचे का जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, VBE हो गया। हमें क्या निकालना होता है, हमें RB निकालना होता है, तो RB कैसे निकालेंगे, अब एक जो पूरी ऊपर वाली लाइन है वो ले लो वहाँ से, तो VCE VCC है ना, VCC माइनस VBE और माइनस ICRC, IB की वैल्यू नेग्लिजिबल के बराबर होगी, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास जब हम RB निकालते हैं तो RB की वैल्यू में कैसे निकालेंगे,
जो आर बी की वैल्यू हम निकालते हैं, आर बी वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर सी अपॉन हम क्या करते हैं, यहां पर कर देते हैं आई बी। अब क्योंकि बीटा जो है, बीटा किसके बराबर होता है, आई सी अपॉन आई बी, बीटा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई बी। तो यहां से हम आर बी की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस बीटा आई बी आर सी अपॉन आई बी, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, आ गया समझ। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आरबी की वैल्यू निकाल लेते हैं। थर्ड हमारे पास जो आता है सर्किट, वो आता है एमीटर बेस बाइसिंग, है ना, रजिस्टर। तो थर्ड आता है हमारे पास एमीटर बेस रजिस्टर। थर्ड आता है हमारे पास एमीटर बेस रजिस्टर, एमीटर बायस्ड। एमीटर बायस्ड में क्या चेंज होगा, जो हमने बनाई थी किसकी, फिक्स्ड बायस की, ठीक वैसा सर्किट बनेगा। यहां पर सर्किट ठीक वैसा ही बनेगा जो हमने किस में बनाया था, जो हमने फिक्स्ड बायस में बनाया था। यहां पर सिर्फ रजिस्टर लगा देंगे, कौन सा, यहां पर हम रजिस्टर लगा देंगे, एमीटर का एक रजिस्टर और लगा देंगे। तो यहां हो जाएगा आर ई, यहां हो जाएगा वी ई ई, यहां हो जाएगा वी सी सी, ये हो जाएगा आर बी, ये हो जाएगा आर सी। यहां जो करंट जाएगी वो जाएगी आई बी, ये जो करंट है वो जाएगी कौन सी, आई ई, आई सी। ये जो करंट है वो कौन सी करंट हो जाएगी, आई सी करंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर हम सर्किट बना देंगे। अब सर्किट हमने बना दिया, अब यहाँ पर हमें करंट निकालना है, आई सी करंट निकालना है। तो आई सी करंट कैसा होगा, जो पूरी लाइन है, जो सीधी वाली लाइन आ रही है, उस पर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो क्या लिखा जाएगा, वी ई माइनस वी बी ई, आई सी लगभग इक्वल्स टू होगा आई ई की वैल्यू के, तो ये लिखा जाएगा वी ई ई माइनस वी सी वी बी ई माइनस वी बी ई इक्वल्स टू नहीं, अपॉन आर ई प्लस आर बी अपॉन बी, आर ई प्लस आर बी अपॉन बी। अब ये पूरी इक्वेशंस है, वो इक्वेशंस आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के बना सकते हो तो बना लो, रटने की जरूरत है नहीं। अदरवाइज फिर ये इक्वेशंस याद रखो, यहां से आपको रिजल्ट सीधे सीधे मिलेंगे। फिर फोर्थ आता है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर मेथड। फोर्थ आता है हमारे पास कौन सा, वोल्टेज डिवाइडर मेथड, वोल्टेज डिवाइडर मेथड। ये सबसे ज़्यादा हम यूज में लेते हैं और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी भी यही मेथड हमें देता है, वोल्टेज डिवाइडर मेथड, वोल्टेज डिवाइडर बायस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ मैंने सर्किट बना लिया। सबसे पहले यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ पर हम लगा देते हैं, ये लगा दिया एक रजिस्टर, और फिर एक रजिस्टर हम यहाँ पर लगा देते हैं, इस तरह से रजिस्टर लगा दिया। यहाँ पर हम लगा रहे हैं ट्रांजिस्टर, और यहाँ RC लग गया, यहाँ लगाया मैंने R1 और ये लगाया R2। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है IB, ये, और यहाँ पर एमिटर हो गया, एमिटर हो गया, और यहाँ पर एमिटर रजिस्टर लगा दो, ये RE लगा दिया। तो यहाँ पर करंट कितनी फ्लो होगी, IE करंट फ्लो होगी। यहाँ पर कितनी करंट फ्लो हो जाएगी, IC, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस VCC, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस VCC। ठीक है, अब यहाँ से ये इस तरह से इनको मैच करा दिया। तो यहाँ पर IB करंट जो है वो बहुत कम होती है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है वो कर रही है I1। तो IB करंट की वैल्यू माइन्यूट होती है, तो इसलिए हम इसको भी क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, है ना। दोनों के अंदर जो करंट है उसका फ्लो कितना करा देते हैं, I1 करा देते हैं। वहाँ से हम पहले वैल्यू निकालते हैं I1 की, उसको हम सीरीज में मान लेते हैं। तो I1 की जो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, VCC अपॉन R1 प्लस R2। फिर वोल्टेज डिवाइडर मेथड से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस R2। वोल्टेज अक्रॉस R2 जो है वो कैसे निकलता है, VCC अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। ठीक है, ये किसके अक्रॉस वोल्टेज निकल जाता है, ये निकल जाता है V2 के अक्रॉस। और फिर हम जो है एमिटर करंट निकालते हैं। एमिटर करंट कैसे निकालते हैं, V2
ये वाला सर्किट यूज़ करते हैं, ये वाला एमिटर करंट निकालने के लिए हम इस सर्किट को यूज़ करते हैं, ये सर्किट। तो ये सर्किट को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर IE, यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाता है V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाता है V2, तो V2 माइनस यहाँ पर जो वोल्टेज कितना आ रहा है VBE, यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है VBE, और रजिस्टर कौन सा है यहाँ पर, रजिस्टर आ गया यहाँ पर कौन सा, RE है ना, कौन सा रजिस्टर आ गया RE। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, एमिटर करंट निकालते हैं। तो इतना सब कुछ हम करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर बायसिंग के अंदर आपको करना होता है। क्वेश्चंस इसके बनते हैं जो मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, क्वेश्चंस भी आपको पहले भी कराए हुए हैं, फिर कराऊंगा। थ्योरी वगैरह जो है वो सारी ये मैंने शॉर्ट नोट्स के अंदर कंप्लीट कर ली। अपने नोट्स जो तुमने बनाए होंगे उससे मैच करा लेना, मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो एडिट कर लेना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।